अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर चुके हैं। उन क्वेश्चंस में कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चंस है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और उस क्यूरी से रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज। इसमें जो पहला एमसीक्यूज है वो हमारे पास है, फॉर अ प्रॉब्लम वी फेस इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन इन व्हाट सीक्वेंस वी फॉलो द स्टेप्स। इसमें बेसिकली सबसे हम पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बिहेव करे। सो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। फॉलोइंग आर द टाइप, ऑप्शन 2 है, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। ये तीनों जो प्रॉब्लम्स गिवन हैं ये कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स की एग्जांपल्स हैं। इसमें कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स है, सर्च प्रॉब्लम्स है, डिसीजन प्रॉब्लम्स है। सो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज लॉजिकली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 जो है, टू सॉल्व सर्च प्रॉब्लम्स वी नीड टू प्रोवाइड द मूव्स, प्रोवाइड स्टार्ट स्टेट, प्रोवाइड एंड स्टेट और ए बी एंड सी। इसका जो डी ऑप्शन है वो ठीक है क्योंकि इसमें हमें तीनों मूव्स जो हैं वो प्रोवाइड करना होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एमसीक्यूज नंबर 5, द 8 कोइंस पजल इज द प्रॉब्लम ऑफ। ये सर्चिंग का प्रॉब्लम है। ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि लोकेशन फाइंडिंग और 8 कोइन पजल जो है ये दोनों सर्च प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 6 है, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट विद अ गिवन वैल्यू इज सर्च। ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नंबर 7 इज, इन आईपीओ चार्ट्स वी हैव। इसका जो ऑप्शन सी है ये बेसिकली एब्रीविएशन है, ये होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। इस चैप्टर के एमसीक्यू जो है वो कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चंस है इसमें। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। ये इसकी स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस इन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मेजर जो डिफरेंस होता है वो सिंपल प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के दरमियान क्या होता है। बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है ना, उसको हमने डिकम्पोज करना होता है। उसको डिकम्पोज करना होता है सब प्रॉब्लम्स में। उसको सब प्रॉब्लम में डिकम्पोज करना होता है जो कि हमारे लिए मैनेजेबल होते हैं। जो सेकंड स्टेप आ जाता है उसमें हमने जो सब प्रॉब्लम्स बनाए होते हैं उनके लिए हमने पोटेंशियल प्लान्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। पोटेंशियल प्लान्स जैसा कि हमारे पास 3 सब प्रॉब्लम्स हैं, ए बी एंड सी। उसके लिए हमारे पास प्लान्स होंगे, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है और जो बेस्ट प्लान होगा, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि प्लान बी जो है वो बेस्ट है, तो हमने इस प्लान का डिज़ाइन प्रिपेयर कर लेना है। ये बेसिकली डिफरेंस है सिंपल प्रॉब्लम के दरमियान और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के दरमियान। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, वाई सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स प्रेफर टू यूज़ आईपीओ चार्ट्स। बेसिकली आईपीओ चार्ट्स जो हैं वो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल है और ये जो है वो इस बेस के ऊपर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स जो हैं वो चार्ट्स को प्रेफर करते हैं इस्तेमाल करने के लिए। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो है ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें एक सिस्टम को एनालाइज करने के लिए एक प्रेफर्ड सोल्यूशन जो है वो मिल सके। अब ये जो चार्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं वो तमाम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि उस प्रोसेस के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस रखते हैं, उस प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और ये उसको भी डिफ़ाइन करते हैं कि उसके लिए जो है वो कौन सा डाटा चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन फर्दर, क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि परफॉर्म करने हैं, या व्हाट शुड बी प्रोड्यूस। के नतीजे में उस जो हमने डाटा को डिफ़ाइन किया उसकी बेस पे हमें क्या क्या प्रोड्यूस करना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग को मैंने इस टेबल की फॉर्म में जो है वो एलेबोरेट किया है बेस्ड ऑन डेफिनेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस और एग्जांपल्स। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की डेफिनेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग बेसिकली होती है कि एक ऐसा मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, जिसके अंदर हम कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करते हैं। उसको हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। और इसके बरक्स जो
जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड करती है रीजनिंग के ऊपर, यानी कि आप इसके अंदर कोई भी रीजनिंग देते हो और उन रीजनिंग के बेस पे आप कोई भी सूटेबल जो डिसीजन है ना वो लेते हो। लेट्स से कि मैं इसकी एग्जांपल एक दे देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास लाहौर जो है वो, मैं कहता हूँ कि लाहौर एक सिटी है और हर सिटी के अंदर जो है ना वो हर सिटी के मेयर्स होते हैं। मेयर्स जो हैं वो उस सिटी के इंतजाम को कंट्रोल करते हैं। तो लाहौर उसका जो लॉजिकल रीजनिंग होगी वो होगी लाहौर हैज़ अ मेयर, लाहौर हैज़ ए मेयर। ये अप्रॉक्सीमेशन, ये रीजनिंग हम किसी भी सिटी के हवाले से लगा सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल जो है वो लॉजिकल थिंकिंग की मैं यहाँ पे जो है वो दे सकता हूँ कि जो है ना इसके अंदर आप कह सकते हो कि जो मतलब अगर हम कहते हैं कि टोमेटोज जो हैं वो लास्ट ईयर जो है वो टोमेटो जो है वो इतना मतलब पायदार टमाटो की जो फसल है या टमाटो जो है वो इतना उसकी पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई। इसका हम ये भी साथ में दूसरी अप्रॉक्सीमेशन हम ये दे सकते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ। तो इसके नतीजे में हमने लॉजिकल रीजनिंग क्या क्रिएट की, पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की वजह से जो टोमेटो की पैदावार है वो कम हो गई। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के एग्जांपल है। कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो इस कंप्यूटर साइंटिस्ट की हेल्प करता है ताकि वो डाटा के साथ काम कर सकें, सिस्टम्स को समझ सकें और उसकी बेस पे एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर सकें। जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग आपको हेल्प करती है मैथमेटिक्स में, फिलॉसफी में और साइंस में। इन सब्जेक्ट्स में, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपकी डेफिनेटली हेल्प करती है। ओके, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। डिकम्पोजिशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, पैटर्न रिकॉग्निशन है और एल्गोरिथम डिज़ाइन है। सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर, सॉरी, डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि लार्जर प्रॉब्लम्स को स्मॉलर प्रॉब्लम में, स्मॉलर वंस में डिसॉल्व करना, ब्रेक डाउन करना और उसके ऊपर वन बाय वन काम करना। इसकी मदद से क्या होता है, इसकी मदद से हम अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं और उसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन जो है वो इसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग में सेकंड स्टेप आ जाता है। जब हमें सोल्यूशन मिल जाता है उसके बाद उस सोल्यूशन के अंदर बहुत सारी जो होती हैं डिटेल्स होती हैं जो हमारे लिए अननेसेसरी होती हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। बाय रिमूविंग द अननेसेसरी डिटेल्स टू द सोल्यूशन, हमने अननेसेसरी डिटेल्स को रिमूव करना है ताकि हमारे पास सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन ही रह सके। तो इसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन में क्या होता है कि पैटर्न रिकॉग्निशन में हम प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हैं फॉर ए पैटर्न और सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रीवियसली सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो एल्गोरिथम डिज़ाइन है। इसमें बेसिकली डिज़ाइनिंग होती है सोल्यूशन की। हम सोल्यूशन को डिज़ाइन करते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ताकि हम प्रॉब्लम सोल्यूशन को जो है उसके लिए एक प्रॉपर प्लान प्रिपेयर कर सकें। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड टू डिज़ाइन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास ओवरऑल जो है वो 2 मेथड्स होते हैं। एक फ्लो चार्ट्स का मेथड होता है और दूसरा कॉन्सेप्ट मैप्स का मेथड होता है। जो पहला मेथड है फ्लो चार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेल नोन। फ्लो चार्ट जो है वो बेसिकली डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एल्गोरिथम की। इसको जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो डिज़ाइन करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने से पहले जो है वो फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट जो है वो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, इसके अंदर सिंबल्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स यूज़ होते हैं। और जैसा कि स्टार्ट और स्टॉप के लिए सिंबल यूज़ होते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड का सिंबल यूज़ होता है, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल यूज़ होती है, इसी तरह से पैरेललोग्राम्स। तो ये डिफरेंट जो है ना वो सिंबल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। इनकी मदद से जो है वो हम एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसके मुताबिक जो है वो फ्लो चार्ट जो है वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को इलस्ट्रेट करता है और ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो है वो डायग्राम की फॉर्म में होता है। जो सेकंड है हमारे पास कॉन्सेप्ट मैप्स होते हैं। कॉन्सेप्ट मैप जो है वो एक नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का अनदर वे है और इसके अंदर कॉन्सेप्ट मैप जो है वो बेसिकली एक ग्राफिकल टूल है जो कि कॉन्सेप्ट्स और रिलेशनशिप के दरमियान जो है वो तल्लक को ज़ाहिर करता है। विच कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास वो है, विच कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक ब्रेक्स डाउन द प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। कौन सी कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है अप्रोच जो है जो कि लार्जर प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो
प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम इसको देख चुके हैं। इसका आंसर है डिकम्पोजिशन टेक्निक। डिकम्पोजिशन टेक्निक जो है वो बेसिकली लार्जर प्रॉब्लम्स को स्मॉलर पार्ट्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है और उस उन स्मॉलर पार्ट्स को वन बाय वन सॉल्व करके हमारे लिए जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द 3 कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स दैट यू आर स्टडिंग इन योर क्लास। यानी कि अभी तक हम कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स जो कंप्यूटर साइंस के अंदर हैं उनको तो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि जो आपकी 9th क्लास है उसके अंदर जो अदर कोई से 3 सब्जेक्ट्स के अंदर जो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो मैंने जो प्रॉब्लम्स लिए हैं वो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर से एक एक प्रॉब्लम है जो कि कंप्यूटिंग प्रॉब्लम उसको हम कह सकते हैं। मैथ के अंदर जो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन जो है वो इसकी बेस पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आपने लीनियर इक्वेशन के जो सिस्टम है उसको सॉल्व करना है। अगर वो मैट्रिक्स की फॉर्म है, मैट्रिक्स की इक्वेशन होती है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, तो इसमें कंप्यूटिंग चैलेंज क्या होगा कि हमने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है जो कि लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को एफिशिएंटली सॉल्व कर सके। और इसके अंदर वो डेफिनेटली वो इस तरह का मैकेनिज्म बने कि जो उन केसेस को भी हैंडल कर सके जो कि जहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड कर सकता है। आगे है जी जो सेकंड कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है वो फिजिक्स से है और वो उसका वो है बेसिकली फ्री फॉल मोशन के बारे में। फ्री फॉल मोशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्री फॉल मोशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन की तरफ आता है। इसमें कंप्यूटिंग चैलेंज क्या हो सकता है कि सिंपल जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट करना है और उसकी बेस पे सबसे पहले तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी जो है वो डिटरमिन्ड होनी चाहिए, ठीक है, एट डिफरेंट इन टाइम इंटरवल्स। और उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको पता है कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हो सकती हैं। हम बेसिकली फर्स्ट 2 इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल करते हुए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स फॉर केमिस्ट्री। कंप्यूटिंग इसमें जो ये कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है वो मोल कैलकुलेशन है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं अगर हमें मास ऑफ सब्सटेंस दिया गया है। तो इसमें कंप्यूटिंग चैलेंज क्या हो सकता है कि आपने एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है जो कि मास और मोलर मास तो ले लेता है किसी भी सब्सटेंस का और उसमें से नंबर ऑफ मोल जो है वो हमें निकाल के दे देता है बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है, व्हाई डू वी नीड टू थिंक कंप्यूटेशनली। हम ये तो देख चुके हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, उसके 4 फैक्टर्स भी देख चुके हैं, लॉजिकल थिंकिंग भी हम समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमें क्यों जो है वो कंप्यूटेशनली सोचने की ज़रूरत है। इसका आंसर जो है वो डेफिनेटली येस है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट जो एडवांटेज है वो डेफिनेटली जैसे कि अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हमें अलाउ करता है कि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लें और उनकी बेस पे उनको सॉल्व करके जो है वो पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो बना सकें। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग हमें इस काबिल बनाती है कि हम कंप्यूटर की तरह ही सोच सकें। ओके, और जो थर्ड इसका बेनिफिट है वो ये है कि आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग को जस्ट कंप्यूटर के अंदर या मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स के अंदर ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपनी रियल लाइफ के अंदर भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है टेलीफोन नंबर्स यूजुअली हैव 9 डिजिट्स। एक जो टेलीफोन नंबर है उसके 9 डिजिट्स हो सकते हैं। उस उन 9 में से जो पहले 2 डिजिट्स जो हो सकते हैं वो एरिया कोड को रिप्रेजेंट करते हैं और ये उस स्पेसिफाइड एरिया के अंदर जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। लास्ट 7 डिजिट्स जो हैं वो उस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट नहीं हो सकते। अब वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स आर पॉसिबल, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कितने पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं विद इन अ गिवन एरिया कोड। अब इसमें क्या हो सकता है कि फर्स्ट जो डिजिट है, पहली कंडीशन जो है वो बताई गई है स्टेटमेंट के अंदर कि वो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 10 में से हमारे पास कितनी चॉइसेस रह गई, 9 चॉइसेस रह गई। ओके, अब रिमेनिंग जो है वो 6 डिजिट्स, रिमेनिंग 6 डिजिट्स के लिए हमारे पास 10 चॉइसेस होंगी। 10 चॉइसेस कैसे होंगी, हम देखते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो ये टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है, प्रिंसिपल है, वो ये बनता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फ़ोन नंबर्स वो क्या होंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 6। तो ये 9 मिलियन डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स होंगे विद इन
अ गिवन एरिया कोड। हमारे सेकंड चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी इजी है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी देर आर 4 डिफरेंट रोड्स। ए से बी तक 4 रोड्स हैं और बी से सी तक 2 रोड्स हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपने इस सिचुएशन का मैप भी बनाना है और आपने इसके पॉसिबल रूट्स भी बताने हैं कि अगर कोई ए से सी की तरफ जाना चाहता है तो उसको उसके लिए टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं जिनको फॉलो करते हुए वो अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट सी तक जो है वो पहुंच सकता है। तो इसका आंसर प्रीटी सिंपल है। इसमें हमने ए टू बी जो है वो रोड एक सिलेक्ट करना है, उसके लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास 4। इसी तरह से बी से सी तक जो रोड हमने सिलेक्ट करना है उसके लिए भी 2 चॉइसेस हैं। तो सिंपल फार्मूला टोटल पॉसिबल रूट्स में हम इन दोनों चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सिटी ए टू बी और सिटी बी टू सी, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो टोटल 8 पॉसिबल रूट्स होंगे जो कि कोई भी फॉलो कर सकता है अगर उसने ट्रैवलिंग करनी है ए से सी तक।